गाइस, वेलकम टू श्रीवास्तव क्लासेस। मैं हूं आशुष श्रीवास्तव और आज मैं बीए प्रोग्राम वाले स्टूडेंट्स को जो फर्स्ट ईयर में है, फर्स्ट सेमेस्टर में है, चाहे वो एनसी वेब से हो, रेगुलर कर रहे हो या सोल से कर रहे हो, उन स्टूडेंट्स को मैं हिस्ट्री का एक चैप्टर पढ़ाने वाला हूं। तो हिस्ट्री का हमारा 4th चैप्टर है। तो गाइस, ये 4th चैप्टर है और इस चैप्टर को हमने 2 वीडियो में कवर अप करा है। यानी कि फर्स्ट पार्ट वाली वीडियो मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिया, उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। और आज वाली वीडियो जो है ये सेकंड वीडियो है। तो इसमें ये चैप्टर जो है वो पूरा फिनिश हो जाएगा, कवर अप हो जाएगा। आपकी यूनिट जो है वो है 3। और गाइज, मैं यहाँ पे एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और देना चाहता हूँ आपको कि हमने हिस्ट्री के बाकी चैप्टर्स की जो वीडियो है वो उन वीडियोस का भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया। और साथ ही साथ मैंने पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ा रखी है बीए ऑनर्स वाले स्टूडेंट्स को और बीए प्रोग्राम वाले स्टूडेंट्स को भी। कम से कम उसके 4 से 5 चैप्टर आपको पढ़ा दिए गए हैं। तो उन वीडियोस का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और साथ ही साथ एक बात और बता दूं कि हमने यहाँ पे एजुकेशन सब्जेक्ट भी पढ़ाना शुरू कर दिया है, उसके भी वीडियोस आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप वहां से भी एजुकेशन सब्जेक्ट पढ़ सकते हो। जी हाँ गाइज, मैं यहाँ पे फर्स्ट ईयर और फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ। तो चलिए अब हम बात करते हैं इस चैप्टर की। तो जैसे कि गाइज मैंने आपको बताया कि इस चैप्टर की हमने पहले ही ऑलरेडी एक वीडियो बना दी है, जिस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सारी चैप्टर वाइज वीडियो वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। तो ये जो सेकंड पार्ट है, इसमें पहले मैं आपको बता देता हूँ फर्स्ट पार्ट में हमने कहाँ से कहाँ तक का पढ़ा था। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ रहे थे, तो ये सब बातें हम पढ़ चुके थे। तो इस वीडियो का अगर आपको समझना है तो आप पहले फर्स्ट पार्ट वाली वीडियो देख लीजिएगा, तभी आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। तो ये सारी बातें हम हड़प्पा के बारे में पढ़ चुके थे। अब हमें इस वीडियो में जहाँ से पढ़ना है मैं आपको वहाँ पे ले चलता हूँ डायरेक्ट। तो देखिए, हमें यहाँ से पढ़ना है अपना, जो यहाँ से देखिए, ये जो सेकंड पार्ट है हमारा, जो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो हमें यहाँ से रह गया तो यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे और यहाँ से मैं आपको सारा कंटिन्यूसली समझाऊंगा। तो देखिए गाइज, हमारा क्या है, यहाँ पे हेडिंग क्या है, हड़प्पा सभ्यता की शिल्प कला। तो गाइज, हड़प्पा सभ्यता के बारे में बहुत अच्छे से आप समझ चुके हो फर्स्ट पार्ट में। तो हड़प्पा सभ्यता में शिल्प कला थी। शिल्प कला यानी कि समझते हैं क्या होता है, आइए समझाता हूँ मैं आपको। तो फर्स्ट पॉइंट इसका क्या कहता है, धातुओं से संबंधित कार्य करना, मनके बनाना, मुहरे बनाना तथा वाट बनाना आदि सब शिल्प कला के उदाहरण हैं। तो देखिए गाइस, शिल्प कला का आप मतलब पहले समझिए। जैसे धातुएं, सोना चांदी वगैरह, इन सब से जब हम कुछ चीज बनाते हैं, जैसे मनके बनाते हैं, मनके यानी कि माला में जो पिरोते हैं मोती वगैरह, उन्हें मनके कहते थे। और मुहरे, मुहरे यानी कि जो स्टैंप वगैरह आप देखते हो, जो प्रिंसिपल के पास भी देखते थे, तो आप पहले के टाइम पे मुहरे कहते थे, यानी कि मुहरी कहते हैं उसे हिंदी में, हिस्ट्री के लैंग्वेज में। तो वो भी बनाए जाते थे व्यापार के लिए। और वाट वगैरह आप जानते हो। तो ये सब चीजें हम लोहा, सोना, चांदी वगैरह से इस चीज से बनाते हैं, तो इसे हम शिल्प कला कहते हैं। तो आप शिल्प कला का मतलब बहुत अच्छे से समझ चुके हो। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, ये समझते हैं। चौंदड़ो नामक स्थान पर कुछ औजार व बचा हुआ सामान मिला है, जिससे बोध होता है कि चौंदड़ों में ज्यादातर लोग शिल्प का कार्य करते होंगे। देखिए गाइस, चौंदड़ो नाम की एक जगह थी हड़प्पा सभ्यता में। वहां पे क्या मिला है, हमें कुछ औजार मिले हैं और कुछ बचा हुआ सामान मिला है। बचा हुआ सामान कैसे, मान लीजिए फैक्ट्री वगैरह थी वहां पे चौंदड़ों में। तो फैक्ट्री से जो भी बचा कुछ सामान जो होता था, वेस्ट जो सामान होता था, वो साइड में फेंक देते थे या कहीं पे इकट्ठा कर देते थे। तो वो चीज इस तरीके से हमें लिया हमें, तो जिससे हमें देखकर पता लगा है कि चौंदड़ो जो था वहां पे शिल्प का कार्य बहुत होता था, यानी कि शिल्प कार्य बहुत हुआ करता था। ऐसा हमें प्रतीत हुआ है, वहां पे शिल्प का ज्यादातर कार्य हुआ करता था। तो चौंदड़ो के बारे में भी आप समझ चुके हो। आप पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या रहा है, ये समझते हैं। अंत हड़प्पा का शिल्प उत्पादन केंद्र चौंदड़ो को माना जाता है। तो देखिए गाइस, हड़प्पा का जो शिल्प उत्पादन केंद्र यानी कि शिल्प का जो केंद्र होता है, यानी कि सबसे ज्यादा जो शिल्प कार्य होता था वो चौंदड़ो में होता था, ऐसा मानते हैं हम लोग आज के टाइम पे। क्यों? क्योंकि हमें सबूत मिले हैं कि वहां पे कुछ हमें औजार वगैरह मिले चौंदड़ो में और बचा हुआ सामान वगैरह मिला। इस वजह से हम मानते हैं चौंदड़ो को शिल्प कार्य का केंद्र हड़प्पा सभ्यता का। तो आप समझ चुके होंगे। अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट हेडिंग की ओर। नेक्स्ट हेडिंग क्या है हमारी, हड़प्पाई लिपि, यानी कि हड़प्पा की लिपि के हम बारे में पहले ही पढ़ चुके थे, विशेषता के बारे में। इसमें थोड़ा सा डीप में पढ़ लेते हैं थोड़ा। तो आइए समझते हैं हड़प्पा लिपि के बारे में। तो देखिए गाइज, हड़प्पा की जो लिपि थी वो चित्रात्मक लिपि थी, क्योंकि इस लिपि में 375 से 400 तक चिन्ह होते थे। तो देखिए गाइज, जो हड़प्पा की जो लिपि थी, लिपि जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में भी समझाया था, हम किसी लैंग्वेज को लिखते हैं तो उसे लिपि कहते हैं, बोलते हैं तो हम लैंग्वेज कहते हैं, यानी कि भाषा कहते हैं। तो आप समझ चुके होंगे।
तो हड़प्पा की जो लिपि थी वो चित्रात्मक थी। चित्रात्मक क्यों थी? क्योंकि उसमें चिन्ह बने हुए थे, बहुत सारे चित्र बने हुए थे, चिन्ह बने हुए थे, अजीबोगरीब, वो हमें नहीं पता, आप अगर बुक्स वगैरह में देखोगे वहां पे आपको मिल जाएगा। तो कम से कम 375 से 400 तक वहां पे चिन्ह थे, इस वजह से ये चित्रात्मक लिखती थी, यानी कि चित्र वाली लिपि थी। तो पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है ये समझते हैं। इस लिपि को उर्दू की तरह दाई से बाई लिखा जाता था। देखिए गाइज, ये जो हड़प्पा की लिपि थी इसे दाई से बाई लिखते थे, जैसे कि उर्दू लिखते हैं ना आज के टाइम पे, वैसे लिखते थे, दाई से बाई, ऐसे उल्टा लिखते थे ये लोग, ठीक है। तो आप समझ चुके होंगे। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है ये समझते हैं। इस लिपि को रहस्यमय लिपि भी कहते हैं क्योंकि इसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस लिपि को रहस्यमय लिपि कहते हैं। रहस्यमय लिपि इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका आज तक रहस्य खुला नहीं है, आज तक इस लिपि को पढ़ ही नहीं पाए, रहस्य में ही है सारी बातें। इस लिपि में क्या लिखा था, क्या जो भी लिखा हुआ मिला हमें कुछ समझ नहीं आया, इस वजह से ये रहस्य रह गए, इस वजह से हम इसे क्या कहते हैं, रहस्यमय लिपि। तो आप समझ चुके होंगे हड़प्पा इस सभ्यता की लिपि के बारे में भी। तो आप बढ़ते हैं हम हड़प्पा सभ्यता के व्यापार के बारे में। व्यापार मतलब कि काम धंधे के बारे में। तो आइए समझते हैं व्यापार में होता क्या था हड़प्पा सभ्यता के। तो ये भी मैं आपको वहां पे पढ़ा चुका था, फिर भी थोड़ा बहुत डीप में पढ़ लेते हैं। साक्ष्यों से ऐसा बोध हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता का ज्यादातर व्यापार मेसोपोटामिया से होता था। देखिए गाइज, साक्ष्य यानी कि सबूतों से ऐसा पता लगा है, हमें बोध हुआ है यानी कि पता लगा है कि हड़प्पा जो सभ्यता थी उसका ज्यादातर व्यापार किससे होता था, मेसोपोटामिया से होता था। मेसोपोटामिया का आपका नाम सुना होगा, ये भी हड़प्पा सभ्यता से एक रिलेटेड ही था। तो मेसोपोटामिया से ज्यादातर व्यापार किसका होता था, हड़प्पा सभ्यता। तो ये बात आपको याद रखनी है। पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है ये समझते हैं। एक पात्र जिसे हड़प्पाई मर्तबान कहा जाता है तथा इसके ऊपर काली मिट्टी की परत चढ़ाई जाती थी, ओमान के स्थलों से मिला है, जिससे बोध होता है कि हड़प्पा का ओमान से भी व्यापार था तथा ओमान से तांबा भी मंगवाया जाता था। देखिए गाइज, ये पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, एक हड़प्पा में मर्तबान बनाया जाता था। मर्तबान यानी कि एक बर्तन बनाया जाता था। बर्तन कैसा था, ऐसे मटके की टाइप का था, थोड़ा ऐसे मटके से टाइप का बना हुआ था बर्तन। तो आप समझ चुके होंगे, ऐसे करके मटके की टाइप का बर्तन होता था जिसपे काली मिट्टी की परत चढ़ाते थे ये लोग, हड़प्पा वाले लोग। तो ये जो बर्तन है ना, ये ओमान से मिला है, ओमान नाम की एक जगह से मिला है। तो इससे क्या पता लगा हमें कि ये लोग हड़प्पा के जो लोग थे ये ओमान से भी व्यापार करते थे। और ओमान से क्या होता था, ओमान से तांबा लेते थे। तांबा किस लिए लेते होंगे, क्योंकि इन्हें मनके वगैरह बनाने होते थे, धातुओं से सामान बनाते, इस वजह से तांबा लेते थे। हमें ऐसे सबूत मिले हैं, सबूत जैसे कि मैंने आपको बताया, हमें मर्तबान मिला है जिसकी काली मिट्टी चढ़ी होती थी, इसे मर्तबान कहते थे। तो आप समझ चुके हैं कि इस पॉइंट को भी आप इन सारे पॉइंट्स को एज इट इज लिख लीजिएगा, इन्हें पेपर में यूज कीजिएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है ये समझते हैं। हड़प्पा के लोग दक्षिण भारत से सोना मंगवाते थे तथा व्यापार के लिए मोहरों का भी उपयोग होता था। देखिए गाइज, हड़प्पा के जो लोग थे वो दक्षिण भारत अगर आपको नहीं पता तो चलिए मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ एक बार। देखिए दक्षिण भारत कौन सा होता है, नीचे वाला जो हिस्सा होता है ये होता है। तो और हड़प्पा सभ्यता कहाँ थी, हड़प्पा सभ्यता सारी इस एरिया में थी। तो हड़प्पा सभ्यता वाले जो लोग थे वो इस एरिया से, दक्षिण वाले एरिया से क्या मंगवाते थे, सोना वगैरह मंगवाते थे। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर, आइए समझते हैं, वापस चलते हैं उस पॉइंट की ओर। तो पॉइंट कहाँ गया हमारा, आइए देखते हैं। तो ये रहा, देखिए पॉइंट हमारा, वापस आ गए हम। तो हड़प्पा के जो लोग थे वो दक्षिण भारत से क्या मंगाते थे, सोना मंगाते थे, जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया। और व्यापार के लिए मोहरों का भी उपयोग करते थे। मोहर यानी कि आप समझते हो स्टैंप जो होते हैं ना, वो क्यों यूज करते थे मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए सामान भेजते थे वो, तो बीच रास्ते में मान लीजिए जिसके द्वारा भेज रहे हैं, वो जिस इंसान से भेज रहे हैं, तो वो स्टैंप लगा के भेजते थे। अगर स्टैंप हटी तो मान लीजिए सामान निकाला है, अगर स्टैंप नहीं हटी तो सामान नहीं निकाला। तो ये सुरक्षित करने के लिए भेजते थे ताकि पता लग जाए कि सामान किसी ने नहीं निकाला। तो स्टैंप लगाते थे उस पर, जैसे कि आज के टाइम पे भी लगती होगी स्टैंप, आपने देखी होगी। तो आप समझ चुके होंगे। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कह रहा है ये समझते हैं। अंत व्यापार में वस्तु विनिमय प्रणाली उपयोग होती थी। तो व्यापार में वस्तु विनिमय प्रणाली होती थी। बहुत से लोगों को पता भी होगा वस्तु विनिमय प्रणाली होती क्या है। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होती थी मैं समझा देता हूँ आपको। मान लीजिए आपने किसी से एक वस्तु खरीदी, तो आप उसको एक वस्तु दोगे, कुछ भी एक चीज दोगे,
क्योंकि उस टाइम पे क्या होता था, पैसे तो होते नहीं थे, तो क्या करते थे लोग, कुछ चीज लेना होता था तो पहले एक चीज दे देते थे और उससे जो चीज लेना होता था वो चीज ले लेते, तो इसे कहते हैं हम वस्तु विनिमय प्रणाली। तो आप समझ चुके होंगे, क्योंकि उस टाइम पे पैसे होते ही नहीं थे, उनके उनके पास कोई सिक्के वगैरह होते नहीं थे, बाद में बनाए उन लोगों ने सिक्के वगैरह। तो आप समझ चुके होंगे इस पॉइंट को भी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट हेडिंग की ओर। नेक्स्ट हेडिंग क्या है हमारी, हड़प्पा सभ्यता में मनके। तो मनके के बारे में भी आपको पहले समझाया है, फिर भी आपको डीप में थोड़ा बहुत बता देता हूँ मैं आपको। तो पढ़ते हैं। मनके सेलखड़ी, कार्नेलियन तथा जैस्पर नामक पत्थरों से बनाए जा सकते थे। जैसे कि मैंने आपको बताया, सेलखड़ी, कार्नेलियन तथा जैस्पर, जैस्पर ये तीनों जो हैं ये पत्थर के नाम है। तो इन पत्थरों से क्या बनाते थे, मनके। मनके क्या होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी समझाया है कि माला जो पुरोते थे, जिसमें मतलब माला जो बनाते थे प्रो के आभूषण, तो उनको हम क्या कहते हैं, मनके। तो आप समझ चुके होंगे। तो आप बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। मनके कुछ धातुओं जैसे तांबे, सोने तथा कांसे से भी बनाए जाते थे। देखिए जो मनके हैं वो धातु से भी बनाए जाते थे, जैसे तांबे और सोने और कांसे वगैरह से भी बनाए जाते हैं। कांसे मतलब कांच वगैरह से भी बनाए जाते हैं। तो आप समझ चुके होंगे। अब पढ़ते हैं ये मेन पॉइंट, हड़प्पा में धार्मिक जीवन। ये हमने पहले डिस्कस नहीं करा, तो इसे थोड़ा डीप में अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। पहले इस हेडिंग का मतलब समझा देता हूँ, क्या है कि हड़प्पा में धार्मिक जीवन। हड़प्पा में धार्मिक जीवन का मतलब ये है कि हड़प्पा में रीति रिवाज वगैरह कैसे होते थे, हड़प्पा में लोग भगवान को मानते थे या नहीं मानते थे, पूजा पाठ करते थे या नहीं करते थे। तो यही इस हेडिंग के अंदर सारी बातें हम पढ़ेंगे। तो आप समझ चुके हो धार्मिक जीवन से रिलेटेड। पढ़ते हैं अपना फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, एक चित्र में महिला के गर्भ से निकलता हुआ पौधा दर्शाया गया है, जिससे सिद्ध होता है कि हड़प्पा के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर पूजा करते होंगे। तो देखिए गाइज, ये फर्स्ट पॉइंट हमारा कह रहा है, जो हड़प्पा के जो लोग थे, हमें हड़प्पा से जब हमने खुदाई करी हड़प्पा में, तो हमें क्या मिला, वहां पे एक हमें चित्र मिला। चित्र यानी कि आप समझते हो, एक पेंटिंग मिली हमें, किस चीज की, एक औरत की, जिसके गर्भ से हम कह सकते हैं उसके पेट से, महिला के पेट से, मान लीजिए एक महिला है और उसका ये पेट है, तो उससे एक पेड़ निकलता हुआ दिखाया गया उस चित्र में। तो इससे हमें क्या पता लगता है, इससे हमें पता लगता है कि ये लोग महिलाओं को और जो धरती माँ थी उन्हें क्या मानते थे, उर्वरता की देवी। उर्वरता की देवी यानी कि उर्वरता क्या होती है, जैसे कि पौधों में खाद वगैरह डालते हैं फिर उपजाऊ हो जाती है वो जमीन वगैरह, तो ये उर्वरता की देवी मानते थे किसको, धरती को। तो आप समझ चुके हो कि ये पॉइंट आपको एज इट इज लिख लेना है और आपको यूज करना है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की और। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, समझते हैं। एक मुहर पर पीपल के शाखाओं के बीच एक देवता का चित्र मिला है, जिससे बोध होता है कि हड़प्पा के लोग वृक्ष की पूजा भी करते थे। देखिए गाइस, क्या है कि एक मुहर यानी कि स्टैंप, मैंने बताया स्टैंप पे क्या होता था, पीपल की जो पेड़ है उसकी डंडी वगैरह के बीच में एक देवता का चित्र मिला है, जिससे हमें पता क्या लगा कि जो हड़प्पा के लोग थे ये वृक्ष की पूजा भी करते होंगे। वृक्ष यानी कि पेड़ पौधों की भी पूजा करते होंगे, तभी तो भाई भगवान जी की मूर्ति के आसपास ही थे वृक्ष वगैरह सारे। तो समझ चुके होगे आप, जैसे कि आज के टाइम पे भी पूजा करते हैं पेड़ पौधों के लोग, पीपल वगैरह के पेड़ पे भी। तो आप समझ चुके होगे। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, समझते हैं। एक पशुपति महादेव की प्रतिमा मिली है, जिसमें देवता योगी मुद्रा में बैठे हैं। तो देखिए गाइस, ये हमारा पॉइंट क्या कहता है हमें, एक पशुपति महादेव, ये एक भगवान का नाम है। हमें इनकी मूर्ति मिली है, प्रतिमा यानी कि मूर्ति मिली है हमें, जब हमने हड़प्पा में खुदाई करी तो हमें ये मूर्ति मिली पशुपति महादेव की। और ये क्या कर रहे हैं, ये पशुपति महादेव देवता योगी मुद्रा में बैठे हुए हैं, यानी कि ये जो देवता हैं पशुपति महादेव, ये योगी मुद्रा में, जैसे योग आसन करते हैं ना हम, योग वाली आलती पालती मार के बैठते हैं, तो उस मुद्रा में बैठे हुए हैं। तो उस मूर्ति से साफ साफ पता लगता है कि ये भगवान हुआ करते थे उस टाइम के। तो आप समझ चुके हो इस पॉइंट को भी। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, कुछ ऐसे भी साक्ष्य मिले हैं जिससे बोध हुआ कि यह लोग जानवरों की पूजा भी करते होंगे। देखिए गाइस, कुछ जब हमने खुदाई करी हड़प्पा में तो हमें ऐसे भी साक्ष्य मिले, साक्ष्य यानी कि सबूत मिले हैं, जिससे हमें पता लगा, बोध हुआ कि ये लोग जो हड़प्पा के जो लोग थे ये जानवरों की भी पूजा करते थे। जैसे कि एक सींग वाला जो गैंडा था वो उसकी मूर्ति वगैरह मिली है, तो उसे बहुत शुभ माना जाता था हड़प्पा सभ्यता में। जैसा कि आपने पढ़ा भी होगा, आपने मोहनजोदड़ो फिल्म भी देखी होगी तो उसमें भी दिखाया गया है, तो आप समझ चुके होंगे। तो चलते हैं आप नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट आइए समझते हैं क्या है, हड़प्पा सभ्यता का पतन। तो देखिए गाइस, पतन मतलब
आपको पहले पतन का मतलब समझा देता हूँ। तो हड़प्पा सभ्यता आप समझ चुके हो। हड़प्पा सभ्यता का पतन, पतन यानी कि विनाश हो जाना, खत्म हो जाना पूरी तरीके से। जब हड़प्पा सभ्यता थी वहां पे लोग रहते थे, इतना पूरे तरीके से समाज बसा हुआ था, तो वो एकदम से गया कहाँ, फिनिश कहाँ हो गया, वो हजारों सालों तक आखिरी तक बसा क्यों नहीं रहा। तो वो उस चीज का कारण क्या है वो सब समझेंगे, वो सब हम अंदाजा लगाएंगे, मतलब कि एग्जैक्ट कोई साक्ष्य नहीं है। तो आइए चलते हैं, पढ़ते हैं अपने पॉइंट्स को। हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण सटीक प्रमाण आज तक पता नहीं चले, परंतु कुछ विद्वानों ने अंदाजों से इसके कुछ कारण बताए हैं। तो देखिए गाइस, क्या है, हड़प्पा सभ्यता का जो पतन हुआ, जो हड़प्पा सभ्यता का विनाश हो गया, जो हड़प्पा सभ्यता खत्म हो गई, इसके खत्म होने का जो कारण है, रीजन है, हमें आज तक पता नहीं लग पाया। क्यों? क्योंकि हमें कुछ साक्ष्य ही नहीं मिले, ऐसे कुछ सबूत ही नहीं मिले। तो फिर भी हम कुछ विद्वान थे, कुछ पढ़े लिखे लोग थे, कुछ इतिहासकार थे, उन्होंने फिर भी अंदाजा लगा के इसके कुछ कारण बता ही दिए, ताकि हम लोग बता सके कि हड़प्पा सभ्यता ऐसे ऐसे खत्म हुई होगी। बट फिर भी कोई एग्जैक्ट कारण नहीं था। तो आज चलिए हम कारण मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो कारण है हमारा, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता में भाई बाढ़ आ गई होगी। इतनी बड़ी सभ्यता थी, इतना बड़ा एरिया था। चलिए मैं आपको मैप में दिखाता हूँ। इतना बड़ा एरिया था, इतने बड़े एरिया में लोग वगैरह रहते थे, सब कुछ होता था, पूरा समाज बसा हुआ था ये पूरे एरिया में। तो यहाँ पे एकदम से सब कुछ खत्म कैसे हो गया, यही समझा रहा। तो शायद बाढ़ आई होगी, ये अंदाजा लगाया कुछ पढ़े लिखे लोगों ने, जो सब कुछ बह गया, टूट टाट गया और सब कुछ खत्म हो गया, तो ये अंदाजा लगाया है। तो दूसरी बात क्या है, नदियों ने मार्ग बदल ले लिया होगा। तो नदियों का मार्ग बदलना, तो देखिए इस नदी में जब इतने सारे लोग रहते थे, वो गए कहाँ, सारा सब कुछ छोड़ गए ऐसी। तो वो सब हुआ कैसे, तो यही सब बता रहे हैं पतन कैसे हुआ। तो दूसरे ने अंदाजा लगाया कि यहाँ पे जो नदियां वगैरह बहती थी, सिंधु नदियां वगैरह, इन लोगों ये नदियां जो है अपने मार्ग बदल लिया होगा। यानी कि मान लीजिए नदी ऐसे बह रही है, तो वो ऐसे बहने लग गई होगी, इस एरिया के पास से बह रही है, तो फिर बाद में फिर यूं बहने लग गई होगी दूसरी दिशा में। तो यहाँ पे इन लोगों को पानी वगैरह नहीं मिल रहा होगा, तो ये लोग सारे सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ से चले गए होंगे, ये अंदाजा लगाया है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर, सूखा। तो सूखा क्या है ये समझते हैं इसी पॉइंट को। तो सूखा, जैसे कि मान लीजिए इस एरिया में, जैसे मैंने बताया, नदी वगैरह कहीं और बहने लगी होगी, तो यहाँ पे क्या स्थिति ऐसी बन गई होगी, यहाँ पे पानी वानी की बहुत दिक्कत आ गई होगी, तो यहाँ पे अकाल पड़ने लग गया होगा, सूखा हो गया होगा, यहाँ पे रेगिस्तान वाला पूरा एरिया सब बन गया होगा, बंजर टाइप का। यहाँ पे खेती बाड़ी बिल्कुल नहीं हो पा रही होगी, तो खाएंगे पिएंगे कहाँ से, जानवर वगैरह इन सबको अच्छी सी सुविधा नहीं मिल पा रही होगी, बहुत सी चीजें हो रही होंगी इनके साथ। इस वजह से ये लोग छोड़ छाड़ के यहाँ से सब कुछ चले गए होंगे कहीं और। तो आप समझ चुके होंगे इस पॉइंट के बारे में भी। जल की कमी, जैसा कि मैंने बताया जल की कमी हो गई होगी, ये भी अंदाजा लगाया है। जैसे कि बताया नदियों में, नदियों का मार्ग बदल गया हो, तो ऑफकोर्स जल की कमी होने लग गई होगी यहाँ पे। इस वजह से क्या हो रहा होगा, ये लोग छोड़ छाड़ के यहाँ से निकल ले होंगे, और सब कुछ ऐसे उठा के तो ले जा नहीं सकते ये अपना सब कुछ। तो जैसे कि इन लोगों ने अपना सारा स्थान ही बदल लिया होगा। ऐसी भूकंप, भूकंप भी एक अंदाजा लगाया। भूकंप अंदाजा क्यों लगाया भाई, इतनी बड़ी जगह थी, लोग ऐसे सारे चले गए, और हमें कुछ जगह टूटी फूटी भी बहुत सारी मिली। तो अंदाजा लगाया पढ़े लिखे लोगों ने, तो ये जगह भाई इतनी सारी जगह में यहाँ पे बिल्डिंग, मतलब बिल्डिंग नहीं, घर वगैरह बने हुए थे कच्ची ईंटों के, पक्की ईंटों के, तो वो सब टूटा फूटा मिला हमें। तो शायद भूकंप आया होगा, जिससे आधे लोग इस डर से चले गए होंगे कि मतलब तबाही मच गई यहाँ पे, इस डर से वो चले गए होंगे, आधे लोग मर चुके होंगे, तो उनके साक्ष्य हमें नहीं मिले। तो ये आप समझ चुके होंगे, इसका एग्जैक्ट साक्ष्य हमें बिल्कुल भी नहीं मिला कि हमें भूकंप आया, क्या आया, हमें बिल्कुल भी पता नहीं लगा ऐसा। बट हमने फिर भी अंदाजा लगाया कुछ इतिहासकारों ने। आर्यों के आक्रमण, तो आर्यों ने आक्रमण कर दिया होगा। देखिए गाइज, यहाँ पे जो लोग रहते थे, मान लीजिए यहाँ पे जो लोग थे उनको आर्यों ने, आर्य भी कुछ लोग थे उस टाइम पे, तो उन लोगों ने आक्रमण कर दिया होगा, इनको मार काटना शुरू कर दिया होगा, लूटपाट कर ली होगी इन लोगों के एरिया में आके। तो आप इस चीज को भी समझ चुके हो, इस पॉइंट को एक्सटेंड करके आप लिख लोगे जब पेपर में आपसे पूछेंगे। ऐसी जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन यानी कि मौसम बदल गया होगा यहाँ का, जो यहाँ पे एरिया है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे बारिश ठीक ठाक हो रही थी, यहाँ पे पानी वगैरह सब मिल रहा था इन्हें, सर्दी गर्मी सब ठीक ठाक हो रही थी। अब हुआ होगा ऐसा कि यहाँ पे मौसम बदल गया होगा, या तो फिर ज्यादा गर्मी हो गई होगी, ज्यादा ठंडा हो गई होगी, तो और यहाँ पे पानी वानी भी मिल नहीं रहा होगा, बारिश नहीं आ रही होगी, तो ये हो गया होगा यहाँ पे। इस वजह से ये लोग सारे निकल लिए यहाँ से, सब कुछ छोड़ छाड़ के चल दिए। इसी टाइप से एक और अंदाजा लगाया है, अंदरूनी गड़बड़। अंदरूनी गड़बड़ यानी कि मान लीजिए जो एरिया था, यहाँ पे लोगों में आपस में विवाद हो गए होंगे, लड़ाई झगड़े हो गए होंगे, बहुत लड़ाई, वो बड़े
आपस में बड़े पैमाने पे बढ़ गई होगी, तो शायद लोग आपस में भिड़भिड़ा के एक दूसरे से अलग अलग होके चले गए इस इलाके को छोड़ छाड़ के। तो आप समझ चुके होगे ये सारे कारण को। तो ये सारे गाइस जो कारण बताए हैं हड़प्पा सभ्यता के पतन के, विनाश के, खत्म होने के हड़प्पा सभ्यता के, तो ये बिल्कुल भी एग्जैक्ट नहीं है, अंदाजा लगाया गया। आपको पेपर में भी ऐसे ही पहले इन सब बातों को लिखने से पहले, ये सारे कारण लिखने से पहले एक बार ये लाइन लिख देनी है कि ये अंदाजा लगाया गया है, क्योंकि हमें भाई सटीक सबूत कोई भी नहीं मिले हैं। तो आप समझ चुके हो इस पॉइंट को भी। तो गाइस जो आपका चैप्टर है वो यहीं फिनिश हो गया है। इस चैप्टर में इससे आगे आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, बस इतना ही पूछा जाएगा। तो आप बिल्कुल अच्छे से समझ चुके हो। अब आपके कोई भी डाउट्स रहते हो इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, या मेरे इंस्टाग्राम पे मेरे से पर्सनली कॉन्टैक्ट करके आप मेरे से अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर तो जरूर करिए।